नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कारक, और कारकों में हम अभी तक 3 कारक यहाँ पर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्ता कारक को पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर कर्म कारक को पढ़ा, और आज हम यहाँ पर करण कारक को पढ़ने जा रहे हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है ने और कर्म कारक की विभक्ति है को। तो यहाँ पर हमने कर्ता कारक जो आपका इसकी परिभाषा हमने जानी कि किस तरह से कर्ता कारक आपका कैसे प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद हमने कर्म कारक के बारे में जाना कि कर्म कारक को हम कब और कैसे प्रयोग करते हैं। और आज हम करण कारक जिसकी विभक्ति है से या के द्वारा, तो आज हम करण कारक की विभक्ति को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका जो विभक्ति है से या के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो कर्म कारक है, कर्म कारक जो है को, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कैसे कर्म कारक को कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर वाक्य की किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने लिखे थे। कमल पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, मैंने दूध पिया। तो हमने यहाँ पर कुछ जो वाक्य आप देख सकते हैं उसमें को विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर आप प्रश्न करेंगे, और जहां पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां पर कर्म कारक है। और को की विभक्ति के लिए हमने कहा था कि जहां पर अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म होता है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, जहां पे अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म होता है वहां पर को की विभक्ति नहीं लगती। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कर्म है वो क्या है, पुस्तक। कर्म क्या है, पुस्तक। और पुस्तक कैसी वस्तु है, सजीव है या निर्जीव है। देखिए लास्ट सेशन में भी इस पर हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, और मैंने आप लोगों से कहा था कि क्या होते हैं सजीव, क्या होते हैं निर्जीव। ये आपने अपने साइंस की यानी कि विज्ञान की बुक पे पढ़ा है, और ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि जो सांस लेते हैं, जो चलते हैं, जो खाना खाते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जैसे आपके एक मनुष्य, ठीक है, और कोई भी एनिमल, और पेड़ पौधे भी आपके सजीव होते हैं। पेड़ पौधे सजीव होते हैं कि नहीं होते हैं, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा पौधा आप लगाते हैं, किसी पौधे के बड़े होने में क्या चीजें जरूरी होती है। तो पौधे को बड़ा करने के लिए सबसे पहले सनलाइट जरूरी होती है, और अच्छी मिट्टी, खाद युक्त मिट्टी जरूरी होती है, और उसके बाद सबसे मेन चीज होती है वाटर, पानी। तो इन 3 चीजों की उपस्थिति में ही एक पौधा जो है अच्छे से आगे ग्रो करके एक प्लांट बन सकता है, क्योंकि वो सॉइल यानी कि मिट्टी में से खनिज लवण लेता है और जल को अवशोषित करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपने लिए भोजन तैयार करता है, और वो भोजन करता है, इसीलिए वो धीरे 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 क्या करता है, ग्रो करता है। आज आपने एक छोटा सा आम का पेड़ लगाया, और अगले 2-3 सालों में, 4-5 सालों में आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपको फल देने लगता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगता। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर पुस्तक क्या है, निर्जीव कर्म है। आपके हाथ में आपकी पुस्तक है, ये क्या है, निर्जीव है। आपकी टेबल जिस पर आप लिख रहे हैं वो क्या है, निर्जीव है। और
आपका पेन जिससे आप लिख रहे हैं ये क्या है, निर्जीव है। ये ना तो सांस लेते हैं, ना ही ग्रो करते हैं, ना ही खाना खाते हैं, ना ही चलते हैं। तो यहाँ पर अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगता, पहला पॉइंट। और बिल्कुल दूसरा पॉइंट उसी के साथ हमने लिखा है, कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं, कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो दो कर्म है, उन दो कर्मों में आप देखेंगे कि जो प्राणीवाचक कर्म होगा, जो प्राणीवाचक कर्म होगा उसे हम यहाँ पर को की विभक्ति उस पर लगाएंगे, और जहां पर आपका निर्जीव कर्म होगा वहां पर हम को की विभक्ति नहीं लगाएंगे। जैसे कि अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, एग्जाम्पल बताया था, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अगर आपने नोट डाउन किया है तो आपने लास्ट सेशन में देखा होगा, आपकी कॉपी में लिखा होगा, और अगर नहीं किया है तो जरूर नोट डाउन करें। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि कोई भी चीज जो है वो आपको पहले नोट डाउन करनी है। कई अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो बच्चों को पाठ पढ़ाया, बच्चों क्या है, सजीव कर्म है, पाठ क्या है, निर्जीव कर्म है। तो इसीलिए बच्चों के साथ तो को लगा है, लेकिन पाठ के साथ को नहीं लगा है। इस तरह से माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो माँ जो है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा क्या है, सजीव कर्म है, और दूध क्या है, निर्जीव कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये जो आपका कर्मवाचक कर्म कारक जो है उसको हमने क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नंबर 3, करण कारक। करण कारक, करण कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, ये हमने अपने लास्ट सेशन में लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है, आप सभी ने किया है। तो देखिए, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। पहले मैं आपको बता दूं, करण साधन अथवा माध्यम। तो यहाँ पर हमने जो साधन और माध्यम, क्योंकि आगे आपको यही चीज एक और बार क्लियर करनी पड़ेगी, इसीलिए अभी इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो देखिए, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है, जिस, नोट डाउन कीजिए, जिस साधन या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है, जिस साधन अथवा माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक, करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, करण कारक कहते हैं हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए आगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए कमल कमल पेन से लिखता है, कमल पेन से लिखता है। हम
चम्मच से खीर खाते हैं। हम चम्मच से खीर खाते हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। बच्चा बस से स्कूल जा रहा है। बच्चा बस से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिखे। सबसे पहला हमने लिखा है कमल पेन से लिखता है। हम चम्मच से खीर खाते हैं। बच्चा बस से स्कूल जा रहा है। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। तो देखिए, कमल पेन से लिखता है। हम चम्मच से खीर खाते हैं। लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं। बच्चा बस से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि जिस साधन अथवा माध्यम से कर्ता क्रिया को करता है, जो कर्ता होता है वो क्रिया को करता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कमल है ये क्या है? कमल पेन से लिखता है। कमल क्या है? कर्ता है। और पेन क्या है? कर्म है। और लिखता है क्या है? क्रिया है। ठीक है, लिखता है क्या है? क्रिया है। लेकिन यहाँ पर हम जो पेन है उसको हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर लिखने का एक साधन ले रहे हैं। लिखने के साधन के रूप में लिख रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में, जब हमने बिल्कुल शुरुआत की थी इसको पढ़ने की, कारक चिन्हों को पढ़ने की, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल जो दिया था वाक्य का कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है ना? तो बाण क्या है? रावण को मारने का साधन है। बाण क्या है? रावण को मारने का साधन है। तो हम करण कारक में क्या पढ़ते हैं? करण कारक में हम वो साधन पढ़ते हैं जिससे कि कर्ता जो है क्रिया को करता है। ठीक है, तो इस तरह से चारों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर रहे हैं सारे बच्चे? मुझे कोई भी बच्चा नोट डाउन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफी सारे बच्चे बैठे हैं। अगर मैं किसी को अभी उठा के पूछ लूं कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये क्या लिख रहे हैं, तो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा नोट डाउन करना नहीं चाहता। अगर नोट डाउन आपका हो जाता है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि यस मैम मेरा नोट डाउन हो गया है, क्योंकि तब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नोट डाउन साथ के साथ करना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं, उस टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए समझने पर। ठीक है, तो ये है हमारा करण कारक। तो करण कारक में के साथ करण कारक में के साथ या के द्वारा विभक्ति चिन्ह भी लगाया जाता है। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। करण कारक में के साथ या के द्वारा विभक्ति चिन्ह
विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग किए जाते हैं, भी प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आपके करण कारक के ही विभक्ति चिन्ह है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चाकू के द्वारा या चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। ठीक है, तो के साथ के द्वारा, ये दोनों भी आपके करण कारक के ही करण कारक के ही विभक्तियां हैं। देखिए एग्जाम्पल एक और मैं आपको यहां पर लिखती हूं। कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया। कमल ने चटनी के साथ समोसा खाया, के साथ समोसा खाया। या चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। तो यहाँ पर चटनी को किसके साथ खाया जा रहा है? चटनी को खाने का साधन, समोसे को खाने का साधन क्या है? चटनी। फल को काटने का साधन क्या है? चाकू। ठीक है, जिस तरह लिख सकते हैं आप ये एग्जाम्पल भी। चाकू के द्वारा फल काटे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें ये आपका एक मेन आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर कैसे, अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपका करण कारक है, लेकिन क्योंकि ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साथ में एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, इसलिए आपको पता चल गया कि हाँ ये करण कारक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में आपको प्रश्न दिया जाता है, तो एग्जाम में आप कैसे पता लगाएंगे कि ये करण कारक है या कर्म कारक है या कर्ता कारक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पहचान करनी होगी। करण कारक की पहचान, करण कारक की पहचान कैसे करेंगे? पहचान करण कारक की, जैसे हमने यहाँ पर कर्म कारक की पहचान की थी, उसमें हमने यहाँ पर प्रश्न किया था। आपका जो प्रश्न हमने किया था क्या या किसको लगाकर। ठीक है, इसमें हमने प्रश्न किया था क्या और किसको लगाकर। अब हम करण कारक के लिए प्रश्न करेंगे किससे या किस चीज से, किससे या किस चीज से। तो यहाँ पर करण कारक की पहचान के लिए किससे या किस चीज से लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, या तो आपको क्या लगाना होगा? किससे, और या एक लगाना होगा किस चीज से। ये दो आपको लगाकर प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत में एग्जाम्पल आपको बताया था कि कमल पेन से लिख रहा है। हमने एग्जाम्पल क्या बताया था? कमल पेन से लिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे, कमल
किससे पत्र लिख रहा है। प्रश्न किया आपने और आपको तुरंत उत्तर प्राप्त होगा। पहले आपने प्रश्न किया और आपको तुरंत ही उत्तर प्राप्त होगा पेन से। उत्तर क्या प्राप्त हुआ? पेन से या कलम से। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था, तो हम फिर से उसको हम यहाँ पर करके देखेंगे। हम किससे खीर खाते हैं? हम किससे खीर खाते हैं? हम किससे खीर खाते हैं? तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, उत्तर देंगे चम्मच से। हम किससे खीर खाते हैं? चम्मच से। तो आ गया आपका उत्तर, आपको बिल्कुल उत्तर प्राप्त हो गया। तो जो यहाँ पर वाक्य हमने दिए थे, पेन से, चम्मच से, या बच्चे हमने कहा फुटबॉल से खेलते हैं, बच्चे किस साधन से स्कूल जाते हैं, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, और अध्यापिका किससे लिख रही है? अध्यापिका चौक से लिख रही है। तो ये सारे जो यहाँ पर कलम है, चौक है, फुटबॉल है, बस है या पेन है, ये सारी चीजें, चम्मच है, ये सारी चीजें क्या है? ये साधन है जिससे क्रिया संपन्न हो रही है, जिससे कार्य संपन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हमने करण कारक कहा है। तो देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जैसे दूंगी, हमने कहा के द्वारा, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मुझे मोबाइल फोन द्वारा सूचित किया गया या पत्र के द्वारा सूचना मिली। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर करण कारक में लिख सकते हैं। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया है? इसे नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने? हैंड रेज करेंगे, ऐसे हाथ खड़ा करेंगे अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक, अगला नंबर 4th पॉइंट है हमारा, संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? क्या होती है संप्रदान कारक की विभक्ति? क्या होता है संप्रदान कारक के लिए परसर्ग? को, के लिए। ये आपके परसर्ग है जो संप्रदान कारक के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो संप्रदान कारक होता क्या है? संप्रदान कारक होता क्या है? तो देखिए संप्रदान कारक जो होता है कि जिससे अगर हम किसी को कुछ देते हैं या जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, किसी के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं, किसी को अगर हम कुछ देते हैं, तो वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। और उसके लिए हमने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगाए हैं, को या के लिए। तो देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, और साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा। जिसे कुछ दिया जाए, देखिए जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए
या जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि संप्रदान कारक क्या है और इसके लिए प्रसर्ग हमने सामने लिखे हुए हैं, को या के लिए। तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसके कुछ उदाहरण के लिए। और देखिए ऐसा वाक्य जिसमें आपको किसी को कुछ देने या किसी से कुछ काम करने का बोध होगा। ठीक है, विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल पिताजी के लिए फल लाया। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। ठीक है, विमल पिताजी के लिए फल लाया और पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। तो देखिए दोनों में ही विमल ने पिताजी को फल दिए और विमल पिताजी के लिए फल लाया, यानी कि विमल ने काम किया क्या, पिताजी के लिए फल लाने का। ठीक है, और पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। तो पिताजी ने काम किया आयुष के लिए कि वो उसके लिए पुस्तक लाए, और दूसरा पिताजी पुस्तक लाए हैं, तो ये भी हमने कहा कि कुछ दिया है, तो यहाँ पर पिताजी ने पुस्तक दी है। तो दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है। ठीक है, एक और चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, प्रसर्ग को, तो इसका भी एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। ठीक है, अंजलि को, ठीक है, पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। हमने कहा कि किसी को कुछ देना भी आपका संप्रदान कारक में आता है। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि संप्रदान कारक क्या होता है। संप्रदान कारक में जब हम किसी को कोई चीज देते हैं या किसी के लिए कोई काम करते हैं तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, और उसमें विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। तो इस तरह से आप इसका पता, अब इसकी पहचान, यानी कि अब आपको संप्रदान कारक की पहचान करनी है। कैसे करेंगे संप्रदान कारक की पहचान? संप्रदान कारक की पहचान। संप्रदान कारक की पहचान कैसे की जाएगी? देखिए, संप्रदान कारक को पहचानने के लिए संप्रदान कारक को पहचानने के लिए आपको प्रश्न करना पड़ेगा
किसके साथ? क्रिया में। क्रिया में आपने किसके लिए, किसके लिए या किसको, जो क्रिया है उसमें आपने किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न करना पड़ेगा। लगाकर प्रश्न करना होगा या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, उत्तर प्राप्त होगा जो उत्तर प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया में किसको या किसके लिए या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक होगा, और यही संप्रदान कारक की आपकी यहाँ पर पहचान है। तो देखिए एग्जाम्पल, विमल किसके लिए फल लाया? विमल किसके लिए फल लाया? तो किसके लिए लाया? पिताजी के लिए। विमल किसके लिए फल लाया? विमल पिताजी के लिए फल लाया। ये आपने प्रश्न किया और ये आपको उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से पिताजी किसके लिए किताब लाए? पिताजी किसके लिए किताब लाए? आपने प्रश्न किया तो आपको उत्तर प्राप्त हो गया कि आयुष के लिए। आयुष के लिए पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए या पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने संप्रदान कारक की पहचान भी यहाँ पर कर ली। तो संप्रदान कारक की जो पहचान हमने यहाँ पर की उसमें हमने किस तरह से किया? हमने यहाँ पर प्रश्न किया किसके लिए और किसको लगाकर। तो देखिए जो हमने लास्ट एग्जाम्पल लिखा था कि पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी, तो यहाँ पर हम प्रश्न लगाएंगे पिताजी ने किसको मिठाई दी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक संप्रदान कारक तक अपना जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है, और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा साथ के साथ, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि नोट डाउन भी करना है। अभी तक हम यहाँ पर 4 कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं, सब कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक और संप्रदान कारक। तो ये 4 कारक हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, सबसे पहले हम उस सेशन में यहाँ पर इन चारों पर डिस्कशन करेंगे। चारों के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, परसर्ग क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्लास में, यानी कि एक तरह से आपका ओरल टेस्ट होगा। तो घर पर आप बिल्कुल अच्छे से जाकर आज इन चारों टॉपिक्स को याद कीजिए, बाकी का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।